अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास किडनीज़ होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा। उन सबको देखेंगे, उनके एनाटमी, उनकी फिजियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनीज़ की। हमारा जो हमें पता है, हर किसी को पता होता है कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो मेन किडनी का काम है, ठीक है। ये तो मेन काम हो गया किडनी का। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं किडनी के। लाइक हम यूरिन में बहुत से वेस्ट मटीरियल्स जो हैं उनको ब्लड से अलग करना, ब्लड को फ़िल्टर करना, ठीक है। लाइक यूरिया और दूसरी चीज़ें जो भी होती हैं ब्लड में, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स किसी भी चीज़ के जो बाहर निकालने हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, वो सारा किडनी का काम होता है। इसके अलावा हम जो भी ड्रग्स वगैरह ले रहे होते हैं वो ये तो नहीं होता कि पूरी ज़िंदगी के लिए बॉडी में स्टोर हो जाएं, उन्होंने भी बाहर जाना होता है ना। तो किडनीज़ जो हैं वो उनको बाहर निकालती हैं। एक रूट जो है वो किडनी के थ्रू होता है, दूसरा फीकल रूट होता है, फीसल या फीकल जो भी कह लें, ठीक है। अब जो किडनी है वो तो यूरिन के थ्रू जो भी एक्सक्रीशन करेगी। तो इसलिए जो है वो हम कहेंगे कि अगर कोई ड्रग है उसको पहले जो है वो लिपिड सॉल्युबल अगर वो है, ठीक है, तो उसे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो फिनोमिना होता है किसी भी लिपिड सॉल्युबल चीज़ को कन्वर्ट करना, ठीक है, इस फॉर्म में कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारी जो है हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारी कोई ड्रग है जो कि लिपिड सॉल्युबल है, और अब ये वाटर में सॉल्युबल तो नहीं है ना कि इसको बॉडी से आराम से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर हमारे पास जो भी मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं उनको हमारी जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं वो इजीली क्रॉस कर लेती हैं। तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन या जो भी हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन होगी उसको ये ईजिली क्रॉस करके वापस ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कॉन्जुगेट करने के लिए, इसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पोलर बना देते हैं। या तो ऐसा करते हैं कि इसी ड्रग का कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि पोलर हो, जिस पे कोई चार्ज हो, उसको हम एक्सपोज कर देते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू। या फिर जो है वो हम इस जो भी सब्सटेंस होती है इसके ऊपर जो है वो हम कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे प्रोडक्ट डाल देते हैं कि वो जो है पोलर हो जाए, ठीक है, उस पर चार्ज हो, कोई ऐसी चीज़ हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये सब्सटेंस जो है ये नॉर्मल हो जाती है और वाटर सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल होके थ्रू द यूरिनरी रूट बॉडी से बाहर चली जाती है। ड्रग्स के अलावा जो है वो हम अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हमारे पास यूरिया होता है, वो जो है हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्रिएटिनिन रिमूव करते हैं, यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन्स के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक बिलिरुबिन वगैरह और दूसरे मेटाबोलाइट हार्मोन्स के, वो सारे जो है वो किडनीज के ज़रिए एक्सक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर जो है वो आपने कोई टेस्ट कराना हो, किसी की किडनीज़ टेस्ट करानी है किसी पेशेंट ने, तो आप जो है वो ऑब्वियसली यूरिया का टेस्ट कराएंगे, क्रिएटिनिन का टेस्ट कराएंगे ना। लेकिन अगर आपको कोई एक टेस्ट कराना हो यूरिया या क्रिएटिनिन में से, तो हम यूरिया चूज़ नहीं करेंगे, हम क्रिएटिनिन चूज़ करेंगे, ठीक है। यूरिया चूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यूरिया जो होता है हमारे पास वो एक तो ये है कि अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है ना। तो अगर किसी ने प्रोटीन रिच डाइट ली है तो उसका जो है वो फॉर सम टाइम उसका जो यूरिया का लेवल होगा वो बॉडी में इंक्रीज़ कर जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि अगर डिहाइड्रेशन है बॉडी में, लाइक कोई वॉमिटिंग वाली कंडीशन थी, डायरिया था किसी को, ठीक है, या कोई भी ऐसे एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई या कहीं भी डिहाइड्रेशन हो गई है, तो यूरिया का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसलिए क्रिएटिनिन जो है वो एक हम कह सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर टेस्टिंग द किडनीज़। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारी जो किडनीज़ होती हैं वो हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल होता है, लाइक सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, जो कुछ भी है वो एक स्पेसिफिक लेवल पे मेंटेन किया जाता है, एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन किया जाता है। वाटर भी जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन किया जाता है कि ओवर हाइड्रेशन ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जाती है। तो ये सारा काम जो है ये हमारी किडनीज़ कर रही होती हैं। अब ये आप लोगों को याद हो, अगर आयरन मेटाबॉलिज्म जो हमने मिनरल्स में पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में लास्ट ईयर, उसमें था कि आयरन जो है वो जब हम हमारी बॉडी जो होती है वो अगर एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रखती है, ठीक है, ये तो सबको पता है ना। तो अब फॉर एग्जांपल हमारा जो आयरन है उसका एक लेवल जो है वो मेंटेन्ड है, ठीक है, नॉर्मल आयरन बॉडी में है। अब जब हम एंटर करते हैं कोई फूड माउथ के थ्रू जीआईटी में, तो अब देखिए हमारे पास जो फूड आई है उसमें जितना भी आयरन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और जो वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के पास नॉर्मल आयरन था। अब अगर हम ज़्यादा स्टोर करते हैं तो वो ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ख़तरनाक होता है किसी भी चीज़ की ज़्यादती, ठीक है। अब वो चीज़ चले हमने वहाँ एंट्रेंस के लेवल पे ही रेगुलेट की, जबकि हमारे पास जो ये सोडियम पोटासियम वगैरह आइंस होते हैं ये ऐसा नहीं होता। सोडियम आइंस की अगर हम बात करें तो ये जो है
है वो एंटर तो कर जाते हैं बॉडी में, एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं ब्लड में, सही है। फिर अगर ये ज़्यादा हों तो इनको ज़्यादा एक्सक्रीट किया जाता है, अगर ये कम हो तो फिर इनकी एक्सक्रीशन को जो है वो कम कर दिया जाता है। अब इस ग्राफ में आप लोग देखें, हमने जो है वो इनटेक जो थी वो पहले 30 थी हमारे पास, ठीक है, उसको हमने जो है वो 300 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखें हमारी इनटेक जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो हमारा एक्सक्रीशन का ग्राफ देखें वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। रीनल एक्सक्रीशन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम कोई ज़्यादा जो है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट को इंजेस्ट कर रहे होते हैं। किडनीज़ जो है वो अपना कोई ऐसा काम करती हैं, कोई भी ऐसा चीज़, मतलब हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा काम लाइक हार्मोनल रेगुलेशन हो गई या कोई भी किसी तरीके से रेगुलेट करके वो सोडियम को एक नॉर्मल लेवल पे रखते हैं। और अगर हम ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं तो किडनी ज़्यादा सोडियम बाहर निकालती हैं, ठीक है, ताकि एक नॉर्मल लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सके। उसके अलावा हम पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर में कि किस तरह से आर्टेरियल प्रेशर को जो है वो किडनी का रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम जो है वो हम कह रहे थे कि वो हो गया, एक्टिवेट हो जाता है किसी भी आर्टेरियल प्रेशर को रेगुलेट करने के सिस्टम में, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म हमने रेगुलेशन करनी है तो उसमें ये है कि हम जो सोडियम होता है उसको, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं अमाउंट्स उसकी, या फिर हार्मोन्स और वेजोएक्टिव फैक्टर्स लाइक हमारे पास जो रेनिन एंजियोटेंशन था, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम, ठीक है, उसके थ्रू भी जो है वो आर्टेरियल प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस। तो हमारी जो किडनीज़ होती हैं वो बाकी जो हमारे बॉडी के बफर सिस्टम होते हैं उनके साथ मिलके जो है वो हमारे एसिड लाइक हाइड्रोजन आइंस की अगर हम बात करें तो उसको जो है वो एक्सक्रीट करा रही होती है, या फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स, उनकी भी जो है वो एक्सक्रीशन होती है। इस पर पूरा चैप्टर है तो इंशाल्लाह इसको वहीं देखेंगे। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। तो ये भी अगर आपको याद हो तो हमें पता है, हमने ब्लड में देखा था कि हमारी जो किडनीज़ होती हैं वो एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती हैं, और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़, ठीक है। जब कोई भी हाइपोक्सिया की स्टेट आती है, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन बॉडी में कम हो गई है, तो हमारा जो एरिथ्रोपोइटिन है उसकी हम कहते हैं कि स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है, स्टिमुलेट हो जाती है, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसकी ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन ने जो क्या कराना है, एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराना है ना, तो एरिथ्रोपोइटिन जब सिक्रीट होता है तो वो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और आरबीसीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने से हमारी जो हाइपोक्सिया की स्टेट होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी जो है कोई ऐसा पर्सन है जिसको अल्लाह ना करे कोई किडनी की डिजीज़ है, ठीक है, लाइक किडनी फेल्योर वगैरह है, तो या किसी की डायलिसिस वगैरह जो है वो हम हो रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि सीवियर एनीमिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। किडनीज़ काम नहीं कर रही तो किडनी काम नहीं करेगी, तो एक तो ये कि वो अपना जो उसका फंक्शन था फिल्ट्रेशन वगैरह का, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने वाला वो भी काम नहीं करेगा, एसिड बेस बैलेंस भी नहीं होगा, आर्टेरियल प्रेशर भी नहीं रेगुलेट हो रहा होगा। इसके साथ साथ कोई हार्मोन जो एरिथ्रोपोइटिन है या रेनिन है या टेंशन जो भी मतलब हमारी किडनी से बन रहा होता है, ठीक है, रेनिन की बात करें और एरिथ्रोपोइटिन की बात करें, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी से बनता है ना, तो अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ होगी किडनी की तो उसकी वजह से ये एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा ना, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो मतलब कि आरबीसीज़ की स्टिमुलेशन नहीं होगी, आरबीसीज़ की स्टिमुलेशन नहीं होगी तो सीवियर एनीमिया डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जो विटामिन डी की एक्टिवेशन था जो हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, तो उसमें भी यही है कि जो विटामिन डी होता है उसकी नंबर 1 पे जो है, कार्बन नंबर 1 पे जो उसकी हाइड्रॉक्सिलेशन हो रही होती है, ठीक है, कैल्सीट्रायोल बनाने के लिए, तो वो जो है वो हमारी किडनीज़ में हो रही होती है, ठीक है। किडनीज़ जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज सिंथेसिस, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस लाइक फास्टिंग का, ठीक है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग है तो हमारी जो किडनीज़ होती हैं वो अमाइनो एसिड से ग्लूकोज प्रोड्यूस करती हैं, और इस प्रोसेस को हम जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब किडनी को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। किडनी की फिजियोलॉजिकल एनाटमी और जनरल ऑर्गेनाइजेशन यूरिनरी ट्रैक की, ठीक है। हमारे पास जो है वो बॉडी में 2 किडनीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के बाहर पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन पे हमारी जो है 2 किडनीज़ पड़ी होती हैं, और एक किडनी का वेट जो होता है वो तकरीबन 150 ग्राम होता है, ठीक है, 150 ग्राम वेट होता है। और साइज़ की बात करें तो एक क्लेंच्ड फिस्ट यानी बंद की हुई मुट्ठी जो होती है हमारी, उसके जितना साइज़ जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारी किडनी का होता है, ठीक है, और वेट कितना है 150 ग्राम। अब किडनी की एनाटमी देखते हैं।
अब हम मीडियल साइड ऑफ द किडनी से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ये चीज़ हमारे पास है, मतलब ये तो यूरेटर है ना, उसके ऊपर, यूरेटर के ऊपर जो बिल्कुल पड़ा है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस के आगे किडनी का एक ऐसा रीजन जहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल लिम्फेटिक्स वगैरह पास कर रहे हैं ना, ठीक है, उस जगह को हम हिलम कहते हैं, ठीक है, हाइलम या हिलम जो भी आप कह लें। और जो हमारी किडनी होती है उसको एक थिक फाइब्रस टिश्यू जो है वो इन्वेलप कर रहा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। अब अगर हम किडनी को डाइसेक्ट करें ना, तो हम किडनी को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें किडनी में हमें जो है वो एक आउटर रीजन नज़र आता है, दूसरा इनर रीजन नज़र आता है। आउटर रीजन जो होता है वो ज़रा लाइट सा कलर्ड होता है, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं रेनल मेड्यूला। रेनल मेड्यूला में फर्दर जो है वो हमारे पास जो है वो रेनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं। अब देखें ये जो हमारा रेनल पिरामिड है, अब देखें ये कॉर्टेक्स के लेवल के साथ से शुरू हो रहा है और आके टर्मिनेट होता है इनटू द रीनल पेल्विस। देखें ये रीनल पेल्विस में आके जो है वो, सॉरी पेपिली में, रीनल पेपिली में जो है वो आके टर्मिनेट होता है। ये ज़रा थोड़ी सी अच्छी डायग्राम है उसी की, ठीक है। अब ये देखें ये जो है ये हमें नज़र आ रहा है, ये हमारा रीनल पिरामिड है, ठीक है। रीनल पिरामिड एट द लेवल ऑफ, हम कह सकते हैं कि रीनल कॉर्टेक्स जो है वो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला से शुरू हो रहा है, ठीक है, और जाके टर्मिनेट हो रहा है इनटू द रीनल पेपिली। ये हमारा रीनल पेपिली है, ठीक है, जो कि आगे जाके फर्दर जो है वो रीनल पेल्विस में जो है प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारा क्या जो रीनल पिरामिड है वो जाके टर्मिनेट होता है इनटू द रीनल ये पेपिली, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है इनटू द रीनल पेल्विस, ठीक है। अब रीनल पेल्विस को थोड़ा सा देख रहे हैं। रीनल पेल्विस में जो है हमारे पास कैलिसेस मौजूद होते हैं, जो कि ना ओपन एंडेड पाउचेस हैं, ठीक है। अब जो है वो अगर हम जो डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बात करेंगे तो ये हमारे पास जो बड़ा वाला है ये मेजर कैलिक्स है, ठीक है, और जो छोटा वाला है वो हमारे पास माइनर कैलिक्स है। ये जो कैलिसेस होते हैं ये कलेक्ट कर रहे होते हैं ब्लड, यूरिन को कलेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द रीनल पिरामिड्स, और जो रीनल पेपिली होता है, ठीक है, उसमें जो ट्यूब्यूल्स प्रोजेक्ट किए होते हैं उनमें से जो है वो यूरिन कलेक्ट करते हैं और रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से फिर वो आगे जाता है इनटू द यूरेटर। जो हमारे रीनल कैलिसेस है, रीनल पेल्विस है, हमारा जो यूरेटर है, इनमें जो है वो स्पेशल हम कहते हैं कि कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूरिन को जो है वो प्रोपेल करते हैं फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स द ब्लेडर, ठीक है। ब्लेडर में जो है वो यूरिन जो है वो स्टोर किया जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जब तक कि उसको मतलब यूरेटर को एम्प्टी नहीं किया जाता, और यूरेटर जिस प्रोसेस से एम्प्टी होता है उसको हम मिक्सचरेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीनल के ब्लड सप्लाई की। अब अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो किडनीज़ की जो है वो तकरीबन 22% ऑफ द कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास किडनी में आ रही होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1100 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा, जो आर्टरी किडनी की तरफ लेकर आएगी ब्लड, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है, और जो ब्लड को ड्रेन करी होती है उसको हम क्या कहते हैं, हमारी रेनल वेन, ठीक है। ये जो हमारी रेनल आर्टरी होती है ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ब्रांचेस देती है, ठीक है, इंटरलोबर आर्टरीज़ में, आर्क्यूएट आर्टरीज़ में, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज़ में, ठीक है। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज़ जो होती हैं उनको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारी रेडियल आर्टरीज़ भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आर्टरीज़ डिवाइड होते होते आर्टेरियोल्स बना देती हैं, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल्स, सही है। आर्टरी, ए फॉर आर्टरी से ए फॉर एफरेंट आर्टरियोल्स बन रहे हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होकर ज़ाहिर कैपिलरीज़ बनाएंगे ना आर्टेरियोल्स, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ बन जाती हैं, और यहाँ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के लेवल पे यहाँ पे जो है आके हमारी फ़िल्ट्रेशन जो है वो होती है, फ़िल्ट्रेशन ब्लड की, ठीक है, और यूरिन बनता है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रीनल आर्टरी थी, ठीक है, इसने फर्दर जो है वो डिवाइड किया इनटू द हमारे फर्दर आर्टरीज़, ठीक है। ये आर्टरीज़ मज़ीद डिवाइड हुई और इन्होंने आर्टेरियोल्स बनाए, ठीक है। ये आर्टेरियोल्स मज़ीद डिवाइड हुए और उन्होंने कैपिलरीज़ बनाई, ठीक है, सॉरी ये एफरेंट आर्टेरियोल्स बने, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल्स मज़ीद डिवाइड हुए, हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ बनी, ठीक है। फिर यही कैपिलरीज़ जो हैं जब ये दोबारा हमारे पास ज्वाइन होंगी, डिवाइड हो गए, अब दोबारा ज्वाइन होंगी तो अब ये बनाएंगी ईफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, ई फॉर ईफरेंट आर्टेरियोल्स। ये जो ईफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं ये मज़ीद जो है वो एक और कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज़। और ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज़ होती हैं ये हमारे रेनल टिब्यूल्स को सराउंड कर रही होती हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो एक मेजर आर्टरी है, ठीक है, वो डिवाइड होते होते आई है और कन्वर्ट हो गई है इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, ठीक है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी मज़ीद डिवाइड हुई है और उसने एफरेंट आर्टेरियोल बनाया है। एफरेंट आर्टेरियोल मज़ीद डिवाइड हुआ है और उसने जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ बनाई हैं, ठीक है।
है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो थी वो हमारे पास ज्वाइन हुई हैं और उन्होंने क्या बनाया है, हमारे पास इफेरेंट आर्टेरियोल बनाया है, ठीक है। इफेरेंट आर्टेरियोल्स ने एक और सेकंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज शुरू कर दिया है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो नेटवर्क है जो आर्टरीज़ का, उसको हम क्या कह रहे हैं, हमारा पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो जो है वो हम कह सकते हैं कैपिलरी बेड्स हो गए, एक तो ये जो ग्लोमेरुलस में था, ठीक है, दूसरा ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ये दोनों जो है ये आपस में हम कह सकते हैं कि आपस में जो इनमें जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है इन दो कैपिलरी बेड्स को, वो हमारे पास जो है वो इफेरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलर आर्टरीज़ थी, फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलर आर्टरीज़ थी, ठीक है, इन्होंने मिलके जो है वो एक आर्टेरियोल बनाया था जिसको हमने इफेरेंट आर्टेरियोल का नाम दिया, ठीक है। और वो इफेरेंट आर्टेरियोल मज़ीद डिवाइड होकर कैपिलरीज़ बना रहा था और उन कैपिलरीज़ को हमने क्या कहा है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ये जो आर्टेरियोल्स हैं हमारे पास इफेरेंट और एफेरेंट, ये जो है वो हमारा जो आर्टेरियोलर आर्टरीज़ का मतलब जो भी हमारे पास प्रेशर होता है ना, ब्लड का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो रैपिड जो है फिल्ट्रेशन होगी, सही है। और अगर हमारी जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज़ हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो फिर जो है वहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी, सही है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ जो हैं उनमें ब्लड प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छी हो रही है, ठीक है, फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा है। और अगर हमारे पास जो ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है इसमें अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम है तो हमारी फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, सही होती है, अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद अब एक और बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है ये फर्दर जो है जब ज्वाइन होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक वेनियोल बनाता है, ठीक है। वेनियोल जाके ओपन होता है हमारी मतलब वो वेनियोल्स मिलके जो है वो हमारे पास जो वेनियोल्स हैं वो मिलके जो है वो हमारे पास इंटरलोब्यूलर वेन बनाते हैं, आर्क्यूएट वेन बनाते हैं और फर्दर इंटरलोबर वेन, और फिर जो है जाके रेनल वेन बनती है और रेनल वेन के ज़रिए से जो है वो ब्लड बॉडी से बाहर किडनी से जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं नेफ्रॉन को। अब ये जो हमारे पास सारा स्ट्रक्चर मौजूद है ना, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। हमारी जो किडनी होती है उसमें तकरीबन 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं और यही जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास यूरिन बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेफ्रॉन्स जितने बन गए ना बस उतने ही हैं, किडनीज़ जो हैं वो उनको रीजनरेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो कोई भी रीनल इंजरी हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए या नॉर्मल एजिंग जो हो रही होती है उससे नेफ्रॉन का नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। 40 ईयर्स के बाद हर 10 साल के साथ साथ हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 10% तक डिक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। और जब 80 की एज आती है तो हम कह सकते हैं कि अगर 80 को हम अब 80 ईयर्स की एज को 40 ईयर्स से कंपेयर करें तो तकरीबन 40% जो है वो न्यूरॉन्स हमारे पास कम हो चुके होते हैं, क्योंकि हर 10 साल में 10% कम हो रहे हैं ना 40 के बाद। उसके बाद अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में हमारे पास क्या मौजूद होता है, ग्लोमेरुलर आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड को फ़िल्टर कर रही होती हैं, सही है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास उसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास एक कैप्सूल मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये जो कैप्सूल जो कि हमारी ग्लोमेरुलर आर्टरीज़ को कवर कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, और ये बना होता है हमारे एपिथेलियल सेल से, ठीक है, एपिथेलियल सेल से बना होता है। अब जो हमारा ब्लड पहले यहाँ इन आर्टरी से फ़िल्टर होगा, फिर वो ज़ाहिर है इसी कैप्सूल में जाएगा। कैप्सूल के बाद जो हमारे पास ये वाला ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद से वो हमारे पास जाता है हमारा जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, वो यहाँ पे आता है ब्लड। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो फिर चला जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से आके जाके वो जो है वो ओपन होता है रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से फाइनली फिर यूरेटर में। अब अगर हम लूप ऑफ हेनले को देख लें तो ये देखिए, ये नीचे की तरफ जो जा रहा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये जो थिन पोर्शन है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में, इसको हम कहते हैं थिन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद इस थिन सेगमेंट जब ख़त्म होता है इसके बाद एक थिक सेगमेंट शुरू हो गया, तो इस थिक सेगमेंट को हम कहते हैं थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। जहाँ पे हमारा ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये ख़त्म हो रहा होता है ना, यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट होता है, और उस छोटे से सेगमेंट में स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं और उनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। ये जो मैक्यूला डेंसा होता है ना, ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारी जो नेफ्रॉन का फंक्शन होता है उसको, ठीक है। मैक्यूला डेंसा के आगे जो है वो हमारे पास जो है वो पड़ा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो जाके ओपन होता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और 8 से 10 कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो मिल के हमारे पास एक बड़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं, ठीक है। बड़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो
मेडला में जाके मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट बन जाती है, ठीक है। और ये फिर कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो मर्ज होके ना एक रीनल पेपली में, ठीक है, रीनल पेपली की टिप पे रीनल पेल्विस में ओपन हो रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें देख लें कि जो हमारा जो डिस्टल हमारी जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी वो ओपन हुई इनटू द कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। कनेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास आया कॉर्टिकल, जो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल था वो हमें लेके गया कॉर्टिकल कनेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कॉर्टिकल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल या कॉर्टिकल सॉरी जो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल थी ना, आई एम सॉरी फॉर द प्रीवियस वन, सबसे पहले जो हमारी छोटी वाली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी ना उसने हमें लेके गई वो हमें कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक है। कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से हम गए कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक है। कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद हम गए कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स जो थी 8 से 10 ज्वाइन होके हमारे पास उन्होंने एक बड़ी कलेक्टिंग डक्ट बनाई, ठीक है। बड़ी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रन कर रही थी इनटू द मेडुला और बन गई थी मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मर्ज हुई, ठीक है, और ओपन हुई इनटू द रीनल पेपिली। और रीनल पेपिली में ओपन होने के बाद जो है वो जो यूरिन हमने किडनी में बनाया था वो अब जो है वो यूरेटर्स में और उसमें चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है नेफ्रॉन के टाइप्स हम कह सकते हैं, ठीक है, कॉर्टिकल और जुक्सटामेडुलरी, ठीक है। अब किडनी है, ठीक है, किडनी के अंदर जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्सटामेडुलरी इन दोनों को देखते हैं। अब ऐसे नेफ्रॉन्स, ठीक है, जिनका जो ग्लोमेरुलस है वो आउटर कॉर्टेक्स में लोकेटेड है, ठीक है, उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहेंगे। जिनका जो ग्लोमेरुलस है वो आउटर कॉर्टेक्स के पास मौजूद है, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में मौजूद है, उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, वो छोटा सा होता है। अच्छा, एक तो इनका लूप ऑफ हेनले छोटा सा होता है और दूसरी बात ये है कि इनका जो लूप ऑफ हेनले है इस पर कोई भी आर्टरीज़ या कैपिलरीज़ या कोई भी ब्लड मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लड की कोई भी चीज़ रिलेटेड, ठीक है, वो कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे ब्लड की चीज़ मौजूद होती है ना, मतलब ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, उनको हम कहते हैं वाजा रेक्टा, ठीक है, उसको हम देखते हैं अभी। लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आप ये बात नोट कर लें कि हमारा जो एक तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो आउटर कॉर्टेक्स में मौजूद है, वो छोटा सा है, ठीक है, छोटा है एज़ कम्पेयर टू जुक्सटामेडुलरी। और दूसरा ये कि हमारा जो लूप ऑफ हेनले है वो भी छोटा सा है, ठीक है, और छोटा सा होने की वजह से ना वो जो है वो आउटर मेडुला में ही लाई कर सकता है, ठीक है, आउटर मेडुला में। अच्छा, और जो है वो कोई भी हम कह सकते हैं वाजा रेक्टा जो है वो इतना डेवलप नहीं है ही नहीं, दिखाया हुआ नहीं गया इस डायग्राम में। हमारे पास बस यहाँ जो है वो पेरिटिब्युलर कैपिलरीज़ का नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। लेकिन लूप ऑफ हेनले में जो है वो कोई भी आर्टरीज़ कैपिलरीज़ कुछ भी जो है वो एक्सटेंड डाउन नहीं कर रहा, वाजा रेक्टा नहीं बन रहा, ठीक है। और इस जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसका मेजर फंक्शन हमारे पास जो है वो यूरिन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन और वो वाला सारा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन की। जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये डीप लाई कर रहे होते हैं इनटू द रेनल कॉर्टेक्स में, तकरीबन मेडुला के साथ साथ लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आउटर कॉर्टेक्स में पड़ा था, ये मेडुला के साथ पड़ा है, इनर कॉर्टेक्स में कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि उसका लूप ऑफ हेनले जो है वो शॉर्ट था, इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो लॉन्ग है और प्रोजेक्ट कर रहा है इनटू द मेडुला, ठीक है, डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वास्कुलर डिफरेंस अगर हम देख लें तो इसमें देखें कि हमारे जो ईफरेंट आर्टेरियोल से हमारे जो ग्लोमेरुलाई से नीचे उन्होंने जो है वो जाके एक स्पेशल जो है वो एक नेटवर्क बनाया है पेरिटिब्युलर कैपिलरीज़ का। इस जो है स्पेशल नेटवर्क को हम कहते हैं वाजा रेक्टा, ठीक है। जो वाजा रेक्टा है वो हमारे लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा जो उसका जो जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन है उसका जो फंक्शन है वो हमारे पास प्रोडक्शन होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा या डिल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, ये सारा फंक्शन जो है ये हमारा जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें आप ये डिफरेंस देख लें कॉर्टिकल नेफ्रॉन का और जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन का। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस जो है वो अपर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स में पड़ा होगा, जबकि जुक्सटामेडुलरी में वो नियर द जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स और मेडुला यानी इनर कॉर्टेक्स में मौजूद होगा, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे पास तकरीबन 85% जो नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल होते हैं, जबकि 20 to 25% 20 to 30% हमारे गाइडेंस में लिखा हुआ है और यहाँ पे 15% लिखा हुआ है कि वो जुक्सटामेडुलरी होते हैं, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वो स्मॉल होगा, ठीक है, और जो जुक्सटामेडुलरी होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का था वो छोटा सा था तो आउटर लेयर ऑफ द मेडुला में लाई कर रहा था, जबकि जुक्सटामेडुलरी जो है वो डीप इनटू द मेडुला लाई कर रहा है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब जो था कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मेनली थिक सेगमेंट
था, ठीक है। और जबकि इसकी बात करें तो थिन सेगमेंट था हमारे पास। अच्छा, इफेरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं वो पेरिटिब्युलर कैपिलरीज बना रहे थे, पेरिटिब्युलर कैपिलरीज जो कि उधर लाई करी थी, आपने डायग्राम में देखा था। उसके बाद इफेरेंट आर्टेरियोल जो है वो हमारे पास वेज़ा रेक्टा बना रहा होता है और इसका डायमीटर जो है इन आर्टेरियोल का वो छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वो स्लो है, जबकि जुक्स्टामेडुलरी में हाई है, ठीक है। मेजर फंक्शन इसका ये है कि एक्सक्रीशन करानी है वेस्ट प्रोडक्ट्स की इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इसका मेजर फंक्शन जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट करना और डिल्यूट करना, ठीक है। इस पर पूरा एक चैप्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, डिल्यूशन ऑफ द यूरिन पे, ठीक है, उसमें इसको देखेंगे इंशाल्लाह। एक और टेबल भी आया है, ये आप देख लें, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो आपकी शॉर्ट लूप ऑफ इनले के साथ मौजूद है, जुक्स्टामेडुलरी लॉन्ग लूप ऑफ इनले के साथ मौजूद है, ठीक है। लूप ऑफ इनले शॉर्ट है, लूप ऑफ इनले लॉन्ग है। लूप ऑफ इनले लाई कर रहा है आउटर रीनल मेडुला में इन द केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इनर रीनल मेडुला में लाई कर रहा है इन द केस ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। बाकी सारे डिफरेंसेस बिल्कुल वैसे ही हैं, सेम। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है मालपीजियन कर्पसल, इसमें परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। मालपीजियन कर्पसल जो है वो हम उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस को और वुमेन कैप्सूल को मिला के ना हम मालपीजियन कर्पसल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो ग्लोमेरुलाई की बात कर रहे थे पिछले में, ठीक है, वही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। अब ये आउटर कॉर्टेक्स में लाई करिए और ये जो है वो इनर कॉर्टेक्स में तकरीबन मेडुला के क्लोज लाई करिए, ठीक है। अक्रेंस 85% जो है वो हमने कहा था कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, 15% जो है हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी हैं। फंक्शन जो है वो इसका रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, ठीक है। और इसका फंक्शन जो है वो कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करना है या डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे। ग्लोमेरुलस, ठीक है, उसकी बात करें तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में छोटा है और हमारा जो जुक्स्टामेडुलरी है उसमें बड़ा है। वाज़ा रेक्टा इसमें जो है वो हमारे पास नहीं था मौजूद कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, ठीक है। और इसमें जुक्स्टामेडुलरी में जो है वो हमारे पास लार्ज वाज़ा रेक्टा मौजूद है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मिक्सचरेशन, ब्लेडर, ठीक है, ब्लेडर की एनाटमी, ब्लेडर की फिजियोलॉजी और पेन और जो है वो यूरिन फॉर्म में मतलब यूरिन जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है थ्रू द यूरेटर्स इनटू द ब्लेडर, ठीक है। और दूसरा मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स वगैरह इंशाल्लाह वो सारा कुछ एंड करेंगे इंशाल्लाह।